हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा था और सार्वधातुक के बारे में पढ़ा था। तो आज इस एक्सरसाइज में क्या करना है हमें, इस एक्सरसाइज में हमें कुछ इबारती क्वेश्चन दिए गए हैं। उन क्वेश्चंस की हेल्प से एक तो हमें समांतर श्रेणी बनानी है और हमें ये भी जांच करनी है कि कोई भी जो श्रेणी बनेगी वह समांतर होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है और क्यों। ठीक है, तो हमें इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि कौन समांतर श्रेणी में है कौन नहीं है। इसका पहला क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, टैक्सी का किराया प्रत्येक किलोमीटर के बाद बदल जाता है। ठीक है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया बदल जाता है। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है तथा अगले प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये अतिरिक्त है। पहले तो हमें क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। वो ये कह रहे हैं कि एक टैक्सी है और उसका किराया हर किलोमीटर पे बदलता है। तो अगर 1 किलोमीटर कोई व्यक्ति जाता है तो उस 1 किलोमीटर के लिए जो किराया लगता है वो 15 रुपये है। यानी 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपये है पहले 1 किलोमीटर के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला जो 1 किलोमीटर लगेगा या 2 किलोमीटर लगेगा तो उसके बाद जो किराया लगेगा वो 8 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से लगेगा। यानी अगले का प्रत्येक किलोमीटर का जो किराया लगेगा वो 8 रुपये के हिसाब से। मान लीजिए जैसे किसी व्यक्ति को अगर 2 किलोमीटर जाना है तो पहले किलोमीटर का तो 15 रुपये होगा और दूसरे किलोमीटर का 8 रुपये, यानी कुल मिलाकर आपके पास जो है 23 रुपये आपको पे करने होंगे। इसी प्रकार से अगर कोई 3 किलोमीटर जाता है तो पहले किलोमीटर का तो 15 ही रहेगा और आगे के जो 2 किलोमीटर होंगे, ठीक है, उसका किराया 8 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से होगा। तो इस कंडीशन के लिए हमें पहले ये देखना है इसके पद क्या क्या आएंगे और पद आने के बाद हमें ये बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या मानते हैं, हमसे क्या दिया है पहले हम ये लिखते हैं। तो हमें ये दिया गया है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले पहले किलोमीटर पहले किलोमीटर का किराया। तो पहले किलोमीटर का जो किराया हमें दिया है वो दिया है 15 रुपये। उसके बाद हमें क्या दिया है, अगले प्रत्येक किलोमीटर का, अगले प्रत्येक किलोमीटर का किराया, ये है 8 रुपये। तो इसका मतलब ये हो गया, अतः 1 किलोमीटर का किराया, 1 किलोमीटर का किराया, 1 किलोमीटर का किराया तो हो गया 15 रुपये। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 किलोमीटर जाना है तो 2 किलोमीटर का किराया क्या होगा। तो देखिए 1 किलोमीटर का किराया है 15 रुपये और उसके बाद अगला जो 1 किलोमीटर है यानी अगले प्रत्येक किलोमीटर का, यानी अगले 1 किलोमीटर का जो किराया लगेगा वो 8 रुपये के हिसाब से लगेगा। तो 2 किलोमीटर में 1 किलोमीटर तो आपका 15 रुपये होगा। ठीक है, दूसरा जो किलोमीटर रह गया उसमें उसका किराया होगा 8 रुपये। तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा हमारे पास में 23 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार से 3 किलोमीटर का किराया, 3 किलोमीटर का किराया, तो 3 किलोमीटर का किराया क्या होगा। अब देखिए 23 रुपये ये, यानी 2 किलोमीटर का ये आ गया। उसके बाद 2 किलोमीटर का आ गया, इसमें बाकी जो 1 किलोमीटर बचा उसका फिर से 8 रुपये फिर लग जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 31 रुपये। ठीक है, इसके बाद अगला 4 किलोमीटर का किराया, 4 किलोमीटर का किराया। ठीक है,
तो 3 किलोमीटर का किराया है 31 रुपये। उसके बाद अगला जो 1 किलोमीटर बचा एक शेष, उसका 8 रुपये और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 39 रुपये। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम अन्य भी निकाल सकते हैं पद। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई। अगर हम यहाँ से देखें, ठीक है, तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाती है 15 रुपये। A2 की वैल्यू यानी दूसरा पद क्या आ रहा है यहाँ पर 23 रुपये। ठीक है, तीसरा पद क्या आ रहा है 31 रुपये और चौथा पद क्या है 39 रुपये। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं क्या ये जो श्रेणी बन रही है क्या इनका सार्वधातुक समान है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर D की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम D फाइंड करेंगे और D कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे A2 माइनस A1 यानी रुपये 23 में से 15 रुपये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8 रुपये। ठीक है, उसके बाद अब तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो A3 माइनस A2 ये कितना है 31 माइनस 23, ये भी कितना आएगा 8 रुपये। इसी प्रकार से नेक्स्ट अब क्या करेंगे, चौथे पद में से A4 में से तीसरा पद A3 घटाएंगे तो 39 रुपये और 39 रुपये में से 31 रुपये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 रुपये। अब हर कंडीशन में हम ये देख पा रहे हैं किन्हीं भी दो पदों के बीच में अगर हम अंतर निकाल रहे हैं तो वो एक समान आ रहा है 8 रुपये। ठीक है, इसका मतलब सार्वधातुक इसका क्या है समान है। जब सार्वधातुक समान है तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो श्रेणी बन रही है, ठीक है, अर्थात हमें ये जो पद प्राप्त हो रहे हैं वो क्या है एक समांतर श्रेणी है। तो इसलिए हम यहाँ पर कह देंगे अतः यह किराया समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अर्थात यहाँ से जो AP बन सकती है इसकी क्या बनेगी, तो अगर हम AP बनाएंगे तो बनेगी 15, उसके बाद 23 रुपये, उसके बाद 31 रुपये, इसके बाद 39 रुपये। तो इसी क्रम में ये श्रेणी हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर AP आ चुकी है, इस तरीके से हमें AP बनाते हैं। और किस प्रकार से हमें ये बताना होता है, तो अगर किसी भी श्रेणी का सार्वधातुक सेम आता है, ठीक है, तो वो एक समांतर श्रेणी होगी। तो इस तरीके से तो इस प्रकार से ये हमें समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाती है और यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, वो किस प्रकार से दिया गया है। तो इसका दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, कोई बेलन है, बेलन से मतलब है कोई सिलेंडर, ठीक है, दिया है हमारे लिए सिलेंड्रिकल कोई हमें आकृति दी है, ये इस तरीके से, इसे बेलन कहते हैं। तो ये बेलन दिया गया है, उसमें हमें ये बताना है कि जो हवा की मात्रा है, हवा मतलब उसका जो आयतन है उसकी मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप है प्रत्येक बार में शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि माना बेलन का कुल आयतन V है। तो अगर इसका कुल आयतन V है तो क्या होगा, पहली बार जब पंप से हवा खींची जाएगी तो इसमें जो टोटल आयतन है इसका 1/4 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो शेष हवा बचेगी तो
उस हवा का 1/4 फिर दोबारा जब पंप लगाते हैं तो दोबारा निकलेगा। ठीक है, तो इसे समझते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से कहा होगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर हमसे ये कहा गया है कि जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग, यानी पहली बार। ठीक है, हम यहाँ से लिखेंगे पहली बार पंप द्वारा निकाली गई हवा। ठीक है, तो निकाली गई हवा कुल कितनी होगी, आयतन का 1/4 भाग। ठीक है, यानी ये होगी B/4 भाग। ठीक है, यानी इतनी हवा पहली बार में यहाँ से निकाल ली जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखते हैं शेष हवा कितनी रहेगी। शेष हवा, तो शेष हवा देखिए कुल हवा जो थी उसमें, ठीक है, आयतन से मतलब यहाँ पर ये है कि उसके अंदर जो टोटल हवा कितनी भरी हुई थी, तो टोटल हवा थी उसके पास B। ठीक है, अब उसमें से B/4 क्या है, बाहर निकाल ली, तो इसमें से ये हो जाएगी कम, यानी B/4 क्या हो जाएगी, कम। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, 4 एकम 4 और -1 करेंगे तो ये बचेगा 3/4 B। ठीक है, 3/4, यानी इतनी हवा यहाँ पर अब शेष बची है। अब जब ये हवा शेष बची है, इसके बाद क्या करेंगे, अब इस शेष हवा का जब दूसरी बार पंप दबाया जाएगा तो इस हवा का 1/4 भाग फिर से बाहर निकल जाएगा। तो अब हम लिखेंगे दूसरी बार पंप द्वारा निकाली गई हवा। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो है शेष हवा ये है। ठीक है, इस शेष हवा का यानी 3B/4 का 1/4 भाग फिर से बाहर निकल जाएगा, तो ये कुल मिलाकर 3B/16 हो जाएगी। ठीक है, अब जब इतनी हवा निकल जाएगी तो अब शेष कितनी रह जाएगी, अब उसमें कितनी बचेगी, तो अब निकालेंगे शेष हवा। तो शेष हवा क्या रह जाएगी भाई, इतनी थी। ठीक है, 3B/4 भाग था हवा का, अब इसमें से भी 3B/16 भाग बाहर निकल गई, तो इसमें से ये हो जाएगी कम, तो यहाँ से हो जाएगा 3B/4 माइनस 3B/16। अब यहाँ से एलसीएम लेते हैं, तो 16 इसका एलसीएम होगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 16 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से कट जाएगा 3 बार में, यानी 3 3 9B माइनस में 3B, तो ये हमारे पास बचेगा 6B/16। तो अब हमारे पास ये शेष हवा बचेगी। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो हवा बची है, अब तीसरी बार जब पंप दबाया जाएगा तो इसमें से जो हवा है ये इस हवा का 1/4 भाग फिर से बाहर निकल जाएगा। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर तीसरी बार पंप द्वारा निकाली गई हवा। तो तीसरी बार जब निकाली जाएगी तो ये 6B/16 और इसका 1/4 भाग फिर से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6B/16 चौक 64। ठीक है, यानी इतनी हवा अब यहाँ पर निकल जाएगी बाहर। तो अब देखते हैं शेष हवा कितनी रह जाएगी, शेष हवा, तो अब इतनी हवा थी। ठीक है, 6B/16 यानी 6B/16 भाग हवा थी, अब उसमें से 6B/64 भाग बाहर निकल गई है, तो अब इसमें से ये इतनी कम हो गई, तो शेष बचेगी 6B/16 माइनस 6B/64 हो जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पर देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा 64, और इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 16 चौक 64 4 बार कट जाएगा, तो 6 चौक 24B माइनस 6B बराबर 24B में से 6B घटाएंगे तो बचेगा 18B/64। ठीक है, तो यहाँ पर इसे और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बचेगा 9B/32। ठीक है, तो इतनी हवा अब यहाँ पर शेष रह जाएगी। तो अब हमारे पास देखते हैं, देखिए पहली बार में इतनी हवा बची थी शेष, दूसरी बार में ये हवा बची थी शेष, तीसरी बार में
तीसरी बार में हमारे पास ये हवा बची है। इसका मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, अतः A1 कितना आ रहा है, A1 आ रहा है 3B/4। A2 कितना आ रहा है, A2 आ रहा है 6B/64, सॉरी AB आ रहा है 6B/16। और A3 कितना आ रहा है, A3 आ रहा है 9B/32। ठीक है, तो अब हम इसका डिफरेंस निकालते हैं D। ठीक है, तो D निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 में से A1 माइनस करेंगे। तो देखिए 6B-16 माइनस में 3B/4, तो यहाँ से 16 एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद 6B और यहाँ से 16 की 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो देखिए 16 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 बार में कट जाएगा, तो 4 3 12B। तो यहाँ से ये बचेगी -6B/16, यानी माइनस में बचेगी यहाँ पर 3B/4। ठीक है, 3B/4। अब हम निकालते हैं दोबारा से, A3 में से A2 घटाएंगे, A3 माइनस A2। तो यहाँ से हम लिखेंगे 9B/32 माइनस 6B/16। तो यहाँ से 32 एलसीएम हो जाएगा, और ये 9B, और यहाँ से 32 को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 से 2 बार में कट जाएगा, तो 6 दूनी 12B। अब ये 12B में से 9B घट जाएंगे तो माइनस के 3B/32। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आया, 3B-3B/32। तो अब देखिए यहाँ पर पहली बार हमने जब सारवांतर निकाला तो आया माइनस का 3B/4। दूसरी बार जब सारवांतर निकाला तो आया माइनस में 3B/32। इसका मतलब सारवांतर बराबर नहीं आ रहा है, सारवांतर बराबर नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, अतः यहाँ सारवांतर समान नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है, तथा बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती है। तो अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था, सेम टू सेम उसी आधार पर हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। जिस प्रकार से वहाँ किराया बढ़ रहा था, ठीक है, उसी प्रकार से अब देखिए यहाँ पर भी प्रथम मीटर खुदाई की लागत। ठीक है, प्रथम मीटर खुदाई यानी प्रथम मीटर का मतलब है 1 मीटर। 1 मीटर खुदाई 1 मीटर खुदाई की लागत कितनी दे रखी है, ये हमें दे रखी है 150 रुपये। ठीक है, और उसके बाद में प्रत्येक मीटर मतलब उसके बाद 1 मीटर के अलावा अगर आगे मीटर के हिसाब से खोदा जाता है तो 50 रुपये हर मीटर पर बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत। ठीक है, तो बाद में जो प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत आती है वो 50 रुपये बढ़ जाती है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से ये देखते हैं कि भाई हर मीटर पर कितनी लागत आ रही है। तो देखिए यहाँ से निकालेंगे 1 मीटर खुदाई
की लागत। तो 1 मीटर खुदाई की लागत तो भाई 150 रुपये है। ठीक है, अगर हम 2 मीटर खुदाई कराते हैं तो 2 मीटर खुदाई की लागत, तो 2 मीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी? देखिए 150 रुपये तो ये है 1 किलोमीटर के। अब इसमें 1 किलोमीटर और बचा तो उसका 50 रुपये और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 रुपये। ठीक है, इसके बाद 3 मीटर खुदाई की लागत, तो 3 मीटर के लिए 2 मीटर की तो आ रही है 200 रुपये। ठीक है, उसके बाद जो 1 मीटर और बचा उसमें 50 रुपये और बढ़ जाएगा भाई, तो ये हो जाएगी 250 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार से 4 मीटर खुदाई की लागत, देखिए 3 मीटर की 250 रुपये है, 3 मीटर की 250 रुपये खुदाई की लागत है, और चौथे मीटर के लिए 50 रुपये और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है हमारे लिए कि यहाँ पर जो हमें पद मिल रहे हैं, पहला पद मिल गया, दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया, चौथा मिल गया, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि A1 जो है वो है 150 रुपये, A2 जो है वह है 200 रुपये, A3 250 रुपये, A4 300 रुपये। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, डी की वैल्यू फाइंड करके देखते हैं। तो डी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, उसके बाद हम बता पाएंगे कि ये श्रेणी है या नहीं है। तो देखिए डी बराबर A2 में से पहले A1 घटाइए, A2 माइनस A1, तो 200 में से, देखिए 200 में से जब 150 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 50 रुपये आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से A3 में से A2 घटाएंगे, A3 माइनस में A2, तो अब 250 है यहाँ, 250 में से जब 200 घटाओगे तब भी 50 रुपये आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब A4 में से A3 घटाएंगे, तो A4 माइनस में A3 करेंगे, यानी 300 में से 250 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 50 रुपये। यानी हमारे लिए क्या मिल रहा है? सार्वंतर समान मिल रहा है। जब सार्वंतर समान मिल रहा है तो इसका मतलब ये जो हमें प्राप्त हो रही है, किराया जो प्राप्त हो रहा है हर 1 किलोमीटर पर, तो वो क्या है? एक समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं, अतः यहाँ प्रत्येक पद का सार्वंतर समान है, इसलिए प्राप्त किराया समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आपको आई होप ये समझ आया होगा। तो अब इसका जो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया था उसमें हमें दरअसल 4 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें से हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और इस पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा कम्प्लीटली। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है हमें, कह रहे हैं खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। ठीक है, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन यानी 1 साल का जो खाते में मिश्र धन होता है। ठीक है, मिश्र धन क्या होता है? यानी किसी भी खाते में जो आपने मूलधन जमा किया है तो उसका 1 वर्ष में जो ब्याज बनता है वो भी जब जोड़ दिया जाता है तो वो धन हमारा बन जाता है मिश्र धन। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं जबकि 10,000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी यहाँ पर जो राशि जमा की गई है वो 8% के हिसाब से 10,000 रुपये जमा करे गए थे। ठीक है, जो कि वार्षिक दर से है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि 10,000 रुपये जमा करे हैं 8% के ब्याज पर, जो कि वार्षिक ब्याज दर लगता है। और ये कैसा ब्याज है? चक्रवृद्धि ब्याज है। तो हमें यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करनी होगी। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना मूलधन P
तथा मूलधन P तथा समय T है तो पहले वर्ष का प्रथम वर्ष का मिश्र धन और मिश्र धन के लिए ए से शो करते हैं। इसका फार्मूला होता है P 1+R/100 और इसकी पावर होती है T। प्रथम वर्ष का यानी एक वर्ष का निकाल रहे हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो देखिए मूलधन इसका दे रखा है 10,000 रुपये, मूलधन है इसका 10,000 रुपये, यानी P की वैल्यू जो दे रखी है वो 10,000 रुपये है। मूलधन होता है ये, प्लस R होती है दर, ठीक है, R क्या होती है दर, तो ये दे रखी है 8% यानी 8/100। उसके बाद T का मतलब होता है समय, तो प्रथम वर्ष का निकाल रहे हैं मतलब इसकी वैल्यू बनी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 10,000 गुणा, यहाँ से 100 एकम 100 और 8 जोड़ देंगे तो 108 हो जाएगा, यानी 108/100, ठीक है। ये हो जाएगा ए का मान। इसे समीकरण नंबर 1 डाल दो, यानी पहले वर्ष का मिश्रधन हमारे पास आ चुका है 10,000 गुणा 108/100, ठीक है। अब ये जो मिश्रधन बना, यही मिश्रधन क्या होता है, हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी अगले साल के लिए यही आपका मूलधन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो अब इस मूलधन पर जो ब्याज लगेगा, ठीक है, जो अगले वर्ष का जो ब्याज लगेगा वो इसी मूलधन पर लगेगा। तो अब हम दूसरे वर्ष का मिश्रधन निकालते हैं। यहाँ हम लिखेंगे दूसरे वर्ष का मूलधन। तो दूसरे वर्ष का जो मूलधन होगा यानी P बराबर, वो होगा A के बराबर। किसके बराबर, A के बराबर। यह हम यहाँ पर A1 कह देते हैं इसके लिए। A1 क्या, जो अभी हमने पीछे किया, तो यहाँ पर हम इसे A1 मान लेते हैं, ठीक है। ये A1 निकाला हमने पहले वर्ष के लिए, तो पहले वर्ष का जो मूलधन मिश्रधन आया है वो A1 आया है, यही हमारा क्या होगा नेक्स्ट ईयर के लिए मूलधन बन जाएगा। तो दूसरे वर्ष का जो मूलधन होगा P, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, A1। अब दूसरे वर्ष का मिश्रधन निकालते हैं। दूसरे वर्ष का मिश्रधन यानी इसे A2 कहते, तो इसका फार्मूला भी P, ठीक है, 1+R/100 की पावर T। तो यहाँ से देखिए P का मान यानी A1, और यहाँ से हो जाएगा 1+R का मान 8% दे रखा है बटे 100, और यहाँ T की पावर फिर से 1 लगेगी। 1 क्यों लगेगी, क्योंकि ये दूसरे वर्ष का है, यानी एक वर्ष का है, तो उसके बाद जो अगला वर्ष आएगा अगले वर्ष के लिए अन्य, यानी अगले एक वर्ष के लिए अगला जो वर्ष होगा वो भी तो सिंगल ही वर्ष है ना, यानी एक वर्ष का हमने निकाल लिया पहले ही। अब जो दूसरा वर्ष स्टार्ट हुआ है वो भी तो एक ही वर्ष है ना, तो उस एक वर्ष के लिए T की वैल्यू जो लगेगी वो 1 लगेगी। तो ये हो जाएगा A2 बराबर A1, और आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर A1 और यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा A1, और यहाँ 100 एकम 100 प्लस 8 यानी 108, 108/100, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। तो A1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये कितनी आई थी, 10,000 गुणा 108/100, ये तो A1 की वैल्यू है, और उसके बाद ये भी है हमारे पास अभी 108/100, तो इसकी ये भी है। तो यहाँ कुल मिलाकर जो A2 की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 10,000 गुणा 108/100 की पावर 2, ठीक है, ये बन जाएगा A2 यानी दूसरे वर्ष का मिश्रधन। अब ये जो दूसरे वर्ष का मिश्रधन है ये तीसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे तीसरे वर्ष का मूलधन, यहाँ लिखेंगे मूलधन
यानी P बराबर क्या होगा A2। ठीक है, P बराबर A2। ये जो होगा वो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा। तो अब निकालेंगे हम तीसरे वर्ष का मिश्रधन। तीसरे वर्ष का मिश्रधन तो ये क्या होगा A3, यानी इसका फार्मूला हो जाएगा P 1 + R बटे 100 इसकी पावर T। तो P की वैल्यू क्या है A2 है। ठीक है, 1 + R की वैल्यू 8%, ये भी 100। T की वैल्यू फिर से 1 लग जाएगी, क्योंकि तीसरे वर्ष का यानी अलग निकाला जा रहा है। तीसरे वर्ष का तीसरी बार निकाल रहे हैं, तो लेकिन वो भी तो एक ही वर्ष का है ना, इस वजह से T की वैल्यू यहाँ ऊपर हो जाएगी 1। अब A2 का मान भी लगा दो। A2 का मान आया है 10,000 गुणा 108/100 की पावर 2। और यहाँ पर जब इसे सॉल्व करेंगे, ये तो A2 की वैल्यू हो गई, A2 की वैल्यू हो गई। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 100 एकम 100 और 8 108, 108/100। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कुल मिलाकर A3 हो जाएगा रुपये 10,000 गुणा 108/100 की पावर 3। तो ये A3 आ गया। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पर 3 पद आ चुके हैं, A1 A2 और A3। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे किन्हीं भी दो पदों के बीच में हम अंतर निकालते हैं। A1 की वैल्यू निकाली हमने, A2 की वैल्यू निकाली। अब इनके बीच में अंतर और निकाल के देखते हैं। अगर वो अंतर बराबर आता है तब तो यह AP होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं। अतः A1 क्या मिला हमें, A1 मिला हमें 10,000 गुणा 108/100। ठीक है, ये मिला। A2 क्या मिला, A2 मिला 10,000 इंटू 108/100 की पावर 2। और A3 क्या मिला, A3 मिला 10,000 गुणा 108/100 की पावर 3। अब यहाँ पर हम डिफरेंस निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो देखिए D बराबर A2 में से पहले A1 घटाइए, A2 माइनस A1। तो यहाँ से देखिए A2 में से यानी 10,000 गुणा 108/100 की पावर 2 माइनस 10,000 गुणा 108/100 की पावर 1। ठीक है, अब इनमें से जो कॉमन है उन्हें कॉमन ले लो भाई। यहाँ 108/10 की पावर 100 की पावर है 2, यहाँ 1 है तो ये कॉमन आ जाएगा, और 10,000 तो कॉमन ही है। तो यहाँ पर हो जाएंगे 10,000 गुणा 108/100, ये तो आ जाएगा कॉमन। बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा 108/100 और यहाँ से बचेगा माइनस का 1। क्यों, देखिए यहाँ पर 10,000 तो कॉमन है इन दोनों में, तो 10,000 कॉमन आ गए। 108/100 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो एक पावर यहाँ से कॉमन आ जाएगी, तो एक पावर यहाँ बच रहेगी। और यहाँ से जो ये तो है कंप्लीट वर्ग जो है, कंप्लीट संख्या है, वो बाहर हमारी आ चुकी है कॉमन। तो यहाँ से केवल 1 बचेगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये आएगा 10,000 गुणा 108/100। ठीक है, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 108, और इधर एलसीएम लेंगे तो 100 एकम 100/100। ठीक है, तो ये फाइनली आएगा हमारा, यहाँ 10,000 होगा, 10,000 गुणा 108/100 और गुणा में आएगा 8/100। ठीक है, ये आई D की वैल्यू निकल करके। अब ये पहली बार हमने यहाँ पर D की वैल्यू निकाल ली है। अब एक बार और चेक करते हैं हम, क्या बाकी आगे जो A2 और A3 है उनका डिफरेंस भी इतना आ रहा है। 10,000 गुणा 108/100 इंटू में 8/100
100, ये आना चाहिए हमारा। ठीक है, अगर इतनी वैल्यू आती है नेक्स्ट टाइम, तब हम ये कह सकते हैं कि यह AP में होगा। तो अब निकालेंगे हम D बराबर A3 माइनस A2। अब A3 की वैल्यू आई थी 10,000 गुणा 108/100 की पावर 3, और A2 की वैल्यू आई थी 10,000 गुणा 108/100 की पावर 2। अब देखिए यहाँ 3 पावर हैं इसकी, यहाँ 2 पावर हैं, तो 2 पावर कॉमन हो जाएंगी और 10,000 दोनों में से कॉमन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10,000 गुणा 108/100 की पावर 2 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा 108/100, क्योंकि 2 पावर थी 1 पावर बचेगी यहाँ पर, और यहाँ से ये कंप्लीट जा चुका है बाहर, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 10,000 गुणा में 108/100 की पावर 2, और यहाँ से बचेगा 108। LCM लेंगे तो 100 एकम 100, ठीक है, यहाँ हो जाएगा बटे में 100। तो अब यहाँ से भी कितना बचेगा, 108 माइनस 100 यानी 8 ही बचेगा। तो ये आएगा, टी की वैल्यू यहाँ आएगी 10,000 गुणा 108/100 का स्क्वायर, और इनटू में रह जाएगा 8/100। ठीक है, ये डी की वैल्यू आई। तो अब हम यहाँ पर ये देख पाते हैं कि भाई यहाँ पर जो डी की वैल्यू आ रही है, देखिए 10,000 भी आ रहा है और 8/100 भी आ रहा है वहाँ, लेकिन फ़र्क है यहाँ पावर का। यहाँ पावर आ रही हैं 2, और जबकि पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है, पिछली बार हमने जब निकाला डी, तो वो कितना, नेक्स्ट टाइम जो हमारी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10,000 इंटू 108/100 की पावर 2 गुणा 8/100। यानी यहाँ पर ये जो पावर है ना, वो इक्वल नहीं आ रही है। तो जब इक्वल नहीं आ रही है, इसका मतलब ये होगा कि डी हर पद में क्या है, अलग अलग है। ठीक है, जब डी अलग अलग होगा तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पद हैं, ठीक है, यहाँ पर जो हमें पद प्राप्त हो रहे हैं वो एक समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि इनका जो सार्वांतर है वो क्या नहीं है, समान नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ कह देंगे अतः यहाँ सार्वांतर समान नहीं है, अर्थात यह एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। तो आई होप ये आपके लिए समझ आया होगा। और जो एक्सरसाइज थी 5.1, उसका पहला क्वेश्चन, जिसमें हमें 4 इबारती क्वेश्चन दिए गए थे और हमें ये बताना था कि कौन सा श्रेणी है और कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है, तो इसके हमने चारों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।